देखो क्या है, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में हमको दिया हुआ है। इट हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 centimeters and in fact objective of focal length 2 centimeters and an eyepiece of focal length 6.25 centimeters। ठीक है। एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है जिसको लेंथ ऑफ ट्यूब बोलते हैं वो हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। एल एस डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड द आई। हमें पता करना है how far from the objective should an object be placed so that the final image is formed at number 1, least distance of distinct vision, और दूसरा क्या, infinite distance from the eye, at least distance of distinct vision, दूसरा infinite distance from the
सर हम्म। एलडीसीवी मतलब क्या रहता है? एलडीसी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन या डिस्टिंक्ट विजन। एलडीसीवी बोल देते हैं उसको या एलडीडीवी बोल देते हैं। वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है ना। हाँ दैट सर। इज बेसिकली 25 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे बच्चों? इसको ट्राई करो एक बार। क्या आया बच्चों?
बेटा ये लिंक है, अगर किसी को नहीं मिला है, कोई फ्रेंड का मैसेज आ रहा है जो कि ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो यू कैन फॉरवर्ड दिस, मैंने चैट बॉक्स में भेजा है तुमको। देखो बेटे, जैसे पहले केस में हम क्या चाहते हैं कि फाइनल इमेज कहाँ बन जाए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बन जाए। ठीक है। अब देखो फाइनल इमेज कौन बनाएगा, ये तो है ऑब्जेक्टिव, ये है आईपीस। तो फाइनल इमेज तो आईपीस ही बनाएगा, और ये जो फाइनल इमेज बनाता है वो इन्वर्टेड ही बनती है। और हम चाहते हैं कि वो कितनी डिस्टेंस पे बन जाए, 25 सेंटीमीटर पर बन। तो हम आईपीस के लिए इक्वेशन लगा दें, फॉर आईपीस 1/v माइनस 1/u इज 1/fe। तो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू हमें पता है -25 है, -1/u। देखो यहाँ कहीं पे इसके लिए ऑब्जेक्ट होता है, मान लेते हैं वो इससे कुछ x डिस्टेंस पे था, तो u की जगह -x रख दूंगा। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1 फोकल लेंथ फॉर आई पीस, वो मुझे 6.25 दिया गया। तो यहाँ से 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6.25 प्लस 1/25। तो यहाँ से 25 आपके पास एलसीएम आ गया, 4 + 1 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। आईपीस से 5 सेंटीमीटर पर आईपीस का ऑब्जेक्ट होगा। आईपीस का ऑब्जेक्ट कौन सा है, जो कि ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई होगी। ऑब्जेक्टिव के सामने लेंस यहाँ कहीं पे रखा होगा, उसने इमेज बनाई होगी इधर। अब ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ये पूरी डिस्टेंस हमें 15 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये वाली डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। और ये डिस्टेंस को डी मान लेता हूं, तो ये डी पता लगाना है हमें। ऑब्जेक्टिव के लिए इक्वेशन लगा दें अपन, ठीक है। फॉर ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, 1/v माइनस 1/u इज 1/f। दिस implies 1/v, v तो +10 हो जाएगा, u को -d रख देंगे इक्वल टू 1/f। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें, तो 1/d की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/2 माइनस 1/10। यहाँ से 10 एलसीएम आ गया, 5 - 1। तो d की क्या वैल्यू आ गई बेटे, 2.5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख देना है हमें, ऑब्जेक्टिव से 2.5 सेंटीमीटर पे रख देना है। वो इमेज खुद से 10 सेंटीमीटर पे बनाएगा। इस इमेज की डिस्टेंस आई पीस से 15 - 10 5 हो जाएगी, और 5 पे आई पीस को ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो इमेज 25 पे बनाएगा, जो कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन होता है। ये वाला पार्ट सबको समझ में आया क्या, पहले इसको सर देख। हाँ यस बेटा। सर। सर सर वो सर एक्स ऑब्जेक्टिव वाला माइनस फाइव वापस आएगा ना? हाँ, एक 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 करके, हाँ बोलो। सर x-5 आएगा ना? बेटे देखो मैंने क्या है, अगर तुम यहाँ पर वैल्यू को यू ही रहने देता, मैं इसको है ना, इसको अगर मैं यू ही रहने देता तो मेरा u -5 आ जाता, लेकिन u को मैंने क्या रख दिया, -x रख दिया। ठीक है, तो अब तो मेरा x पॉजिटिव ही आएगा ना। हाँ सर। ठीक है,
अच्छा, कोई और बच्चा भी डाउट पूछ रहा था, क्या पूछ रहा सर वो आपने ऑब्जेक्टिव वाला कैसे किया वो बताओ ना। था? ऑब्जेक्टिव वाला कैसे किया, देखो एक्स की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, यहां तक क्लियर है बेटे इस वाले पॉइंट पे। हाँ सर। अब ये जो 5 सेंटीमीटर है वो ये वाले इसकी दूरी आई है ना। अब ये जो है ये क्या है, दिस इज इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ने इमेज इस जगह पर बनाया है, तो उसकी दूरी आईपीस से 5 सेंटीमीटर आई है, और ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का दूरी मेरे को 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस। तो 15 में से 5 मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ एक्स, तो ये वाली डिस्टेंस 10 बच जाएगी। ये वाली डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, 10 सेंटीमीटर बच जाएगी ना। आई बात समझ में बेटा? हाँ सर। ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बच जाएगी, और ये डिस्टेंस 10 है। तो अब ये क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ अपने को पता है 2 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट मान लो उससे डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले में v को तो रख दिया +10, और u को क्या रख दिया -d, फोकल लेंथ को लिख दिया 2, तो 1/d आ गया, 1/2 - 1/10, 10 एलसीएम आया, 5 - 1 तो कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर। ये इज इट क्लियर? यस सर। ओके। अब एक और पार्ट है इसका, इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इमेज बननी चाहिए। अब देखो फिर से बात वही है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है 2 सेंटीमीटर का, ये आईपीस है, इसकी डिस्टेंस, इसकी फोकल लेंथ क्या है, 6.25 सेंटीमीटर। अब क्या है, ये ऑप्टिकल एक्सिस है, राइट, ये ऑप्टिकल एक्सिस। और देखो इसमें क्या है बेटे, कि फाइनल इमेज तो आईपीस बनाएगा, है ना, और वो इन्फिनिटी पर इमेज बनाए, इसका मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, ये लेफ्ट साइड पे फोकल लेंथ की डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, यस सर। तो वो ऐसा हो जाए। ये बात समझ में आती है बेटा? तो ये डिस्टेंस तो कितनी हो गई, ये डिस्टेंस तो हो गई 6.25 सेंटीमीटर, ये तो डायरेक्टली पता चल गया अपने को। अच्छा, ये पूरी डिस्टेंस ऑलरेडी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 15 में से 6.25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वाली डिस्टेंस आ 8.75 जाएगी, ये आ जाएगी कितना, 75 8.75, ये आ जाएगा। अब ये 8.75 क्या है, दिस इज इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता कर सकते हैं अपन बाय अप्लाइंग द लेंस फॉर्मूला फॉर द ऑब्जेक्टिव। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट उससे डी डिस्टेंस पे था, तो फॉर्मूला लगा दें 1/v - 1/u = 1/f। अभी मैं डायरेक्टली फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि आईपीस के लिए क्या है बेटे, मेरे को वो रिजल्ट याद था कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर चाहिए, तो ऑब्जेक्ट को एफ पे रखना पड़ेगा, -f पर। अब v ऑब्जेक्टिव के लिए लगा रहा हूँ अब तो मैं, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये इमेज है ना, तो इमेज की v को 8.75 रख दें, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस -d = 1/2, तो 1/d की वैल्यू आ जाएगी 1/2 - 1/8.75, तो कितना एलसीएम आ जाएगा बेटे, 6.75 by 75 8.75 - 2,
तो डी की वैल्यू आ जाएगी 8.75 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6.7। तो ये कितना आ जाएगा? टू पॉइंट एट है सर। हाँ बेटे, 2.8। तो 26/9, तो ये कितना आ जाएगा? है ना? यस सर। ये बात समझ में आती है बच्चों? ऐसा हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए कैलकुलेशंस इस तरह से कर सकते हैं। और देखो, मान लो हमसे कहा जाए कि a person with normal near point, वो जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन वाला पॉइंट होता है उसको नियर पॉइंट भी बोलते हैं, है ना? अ पर्सन हैविंग नॉर्मल नियर पॉइंट यूजिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप of focal length of objective two centimeters and focal length of eyepiece as 6.25 centimeters. या ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, इसको हम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं कितना, 8 मिलीमीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एस 2.5 सेंटीमीटर। The person can bring an object at a distance of
9 mm from the objective. In sharp focus. What is the separation between the two lenses? Calculate the magnifying power of the microscope. भाई देखो इसमें क्या होगा, फिर से देखो फाइनल इमेज के बारे में हमें ऑब्जेक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है ना। ऑब्जेक्ट 9 mm पे रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस से, और ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ क्या है 8 mm, और ऑब्जेक्ट इससे रखा हुआ है कितनी दूरी पर बेटे? Sir, 8.45. 9 mm। हाँ सही। तो हम पहले फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए ही लगा दें। तो आएगा 1/v माइनस 1/u इज 1/f। u को कितना लिख देंगे -9, और f आ जाएगा 8। तो 1/v आ जाएगा 1/8 माइनस 1/9। तो v की कितनी वैल्यू आ गई बेटे? 72 मिलीमीटर या 7.2 सेंटीमीटर। तो इस ऑब्जेक्टिव ने क्या किया, 7.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज बना दी। अब ये इमेज इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी।
और आईपीस इसकी इमेज हमें पता है कहाँ बना रहा है, वो 25 सेंटीमीटर पे बना रहा है, राइट। तो आईपीस के लिए ये कैसे पता चला 25 सेंटीमीटर पे बना रहा है भाई? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि वो यहाँ तक शार्प फोकस में ला सकता है, तो यहाँ तक शार्प फोकस में ला सकता है, इसका मतलब मैक्सिमम तो 25 सेंटीमीटर तक ही हो सकता है। तो अब आईपीस के लिए लगा देंगे अपन, ये डिस्टेंस को पता नहीं है हमें, एक्स मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और इमेज तो 25 पे बन रही है, तो 1/v को लिख दूंगा -25, -1/u को लिख दूंगा -x, इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, वो 2.5 है। तो यहाँ से 1/x की वैल्यू आ जाएगी 1/2.5 प्लस 1/25। तो क्या आ जाएगा बेटे? यहाँ से 25 एलसीएम ले लो, ये 10 प्लस 1 ऐसा आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25/11 सेंटीमीटर, राइट। इसको हम कितना लिख सकते हैं बेटे? 2.27 राइट। तो हमें एल लेंथ पता करनी है इन दोनों के बीच का गैप, तो वो कितना हो जाएगा? 7.2 प्लस 2.27 यानी कितना? 9.47 सेंटीमीटर। क्या ये बात क्लियर होती है अपने को बच्चों? सर हाँ सर। हाँ बोलो बेटे। सर वो u का वैल्यू नेगेटिव लिया समझा, पर v का वैल्यू क्यों नेगेटिव लिया? किसमें? आई पीस में। हाँ वो क्योंकि इमेज तो इधर ही बनेगा ना। आई पीस जो इमेज बनाएगा बेटे वो तो लेफ्ट में ही बनाएगा, तभी तो आंख को दिख पाएगी वो इमेज। हाँ सर। आई पीस को तो इमेज लेफ्ट में ही बनाना पड़ेगा, तभी तो आंख को दिख पाएगी। आंख के पीछे इमेज बनेगी तो आंख को कैसे दिखेगी? समझ में आई बात बेटे? यस। अब इसमें मैग्नीफाइंग पावर भी पूछा है, तो मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे बेटे? देखो, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव के लिए कर देते हैं मॉड वीओ डिवाइडेड बाय मॉड यूओ मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पे बन रही है, इसलिए 1+d/fe कर दिया जाता है। देखो, मॉड वीओ ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस वो कितनी है? 72 mm, तो इसको 72 mm रख देते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो कितनी थी? 9 mm, तो इसको 9 mm लिख दो, इंटू 1 प्लस D डिवाइडेड बाई FE, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस वो कितना रख देंगे? 2.5 रख, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 1+10, तो 8 × 11, यानी मैग्नीफाइंग पावर की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? 88। ऐसी वैल्यू मैग्नीफाइंग पावर की। समझ में आती बात बच्चों? नोट कर लो इसको। ये वाला पेज से काम हो गया था सबका? यस सर। ओके सर एक मिनट रुकिए ना। ओके। सर डी हमेशा 25 रहेगा ना? डी हमेशा, देखो जब भी मतलब एक्सट्रीम केस की बात करी जाए ना, अनटिल अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना लिख दें कि कंसिडर इमेज फॉर्मिंग एट इंफिनिटी या वगैरह, तो हमें क्या है, उसको 25 ही लेना।
डन सर। हाँ बेटे। हाँ बोलो। सर वो बोला डन सर, हो गया। डन, ओके। अब हम बात कर लेते हैं किसकी बच्चों, टेलीस्कोप। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं, या यहीं पे मैं करता हूँ, या टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप्स हम दो तीन टाइप के पढ़ेंगे, फिर चार टाइप के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप जो है वो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने के काम आते हैं, है ना, सेलेस्टियल बॉडीज वगैरह, स्टार्स, प्लैनेट्स को देखने के काम। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है बेटे, इसमें भी दो लेंसेज होते हैं, दोनों कन्वर्जिंग होते हैं। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वैसे ही इसमें भी होता है। जो आंख के पास है वो आईपीस, जो दूसरा है ऑब्जेक्ट के पास है वो, ऑब्जेक्ट के एक्चुअल में तो पास में कोई नहीं होता, लेकिन जो आंख से दूर है मतलब उसको ऑब्जेक्ट। अब देखो, इसको तो क्या है, एक बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ही यूज किया जाता है, राइट। तो जो रेज आ रही होंगी इस पर, वो क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही चल रही है, दे विल बी ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरह की रेज आकर के इस पर गिरेंगी। और जो इनमें से भी जो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आई होगी वो तो सीधे निकल जाएगी, और बाकी जो दूसरी रे होगी वो आकर के इस रे को मिलेगी। और ये कहाँ पे मिलेगी बेटे, फोकस। ये बिल्कुल इसके फोकस पे मिलेगी, है ना, ये इसके मतलब ऐसा कुछ इमेज बन जाए, और ये डिस्टेंस होगी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के बराबर। ये हमेशा ऐसा ही होगा, और आईपीस अब इसकी इमेज बनाएगा, आईपीस इमेज बनाएगा। अब आईपीस जहां इमेज बनाएगा वो फाइनल आंख को दिखाई देगी। ये एक तरीके से हमारी फाइनल इमेज होगी। ये किसने बनाई है, दिस इज फॉर्म्ड बाय आईपीस। ये इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव। इसमें भी फाइनल इमेज इन्वर्टेड ही बन रही है। अच्छा आप देखो, अगर ये एंगल अल्फा है, जो रेज इंसिडेंट हुई थी वो अल्फा एंगल बना रही थी,
और फाइनल जो इमेज बन रही है वो एक तरीके से बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो जो टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन किया जाता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है बेटे? बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। ठीक है, देखो हम मान लेते हैं कि ये रे अगर सीधी जाती, टेलीस्कोप वगैरह नहीं होता, तो आंख पे जाकर के ये अल्फा एंगल ही सबटेंड करती और फाइनली बीटा है। मतलब ऐसा कोई बहुत दूर इस तरह का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट वेरी फार अवे लाइक दिस, तो पूरा ऑब्जेक्ट आंख पे भी अल्फा ही एंगल सबटेंड करता है ना, क्योंकि इतना दूर है, सो मेनी लैक्स ऑफ किलोमीटर्स अवे, कि ये जो लेंथ ऑफ ट्यूब है वो तो इमटेरियल है। अब देखो ये इंटरमीडिएट इमेज के हिसाब से अपन लिखते हैं, आईपीस के लिए ये इंटरमीडिएट इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो उससे जो डिस्टेंस है उसको मॉड यूई लिख देते हैं। अच्छा, ये एंगल यदि अल्फा है तो इधर जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल भी अल्फा ही तो बनेगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो बीटा को मैं लिख दूंगा कितना, इस इंटरमीडिएट इमेज की हाइट को एच डैश अगर माने तो बीटा को लिख दूंगा एच डैश डिवाइडेड बाई मॉड यू ई, और अल्फा को क्या लिख दूंगा बेटे, इसको लिख दूंगा एच डैश डिवाइडेड बाई एफ को। तो ये वैल्यू आ जाएगी एफ को डिवाइडेड बाई मॉड यू ई। ये बात समझ में आती है बेटे? ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, अच्छा इसमें क्या है, एक माइनस साइन लगा दिया जाता है ये बताने के लिए कि इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो एक माइनस साइन इसमें लगा। वो माइनस साइन आप चाहो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी लगा सकते हो, ठीक है। हालांकि जैसा मैंने बताया, फॉर प्लानिटरी बॉडीज या फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी आर नॉट वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द इन्वर्टेड इमेज। अब इसमें देखो दो स्पेशल केस होते हैं। पहला स्पेशल केस क्या होगा, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। देखो ऑब्जेक्टिव ने तो इमेज अपने फोकस पे बना ही दी थी, क्यों? क्योंकि पैरेलल ले जा रहे थे। पैरेलल रेज आ रही, इन्फिनिटी से रेज आ रही, तो ये डिस्टेंस तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के बराबर हो ही गया था। अब अगर हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बना है, तो ये जो इंटरमीडिएट इमेज बनी है इसकी डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस उसकी फोकल लेंथ के बराबर हो जाना चाहिए। तो फिर क्या होगा, फाइनल इमेज फिर से बन जाएगा कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। बस हमें ये देखना है कि इन्फिनिटी पर ही ऑब्जेक्ट था, इन्फिनिटी पर ही इमेज बन गई, लेकिन फिर भी अगर बीटा बाई अल्फा ग्रेटर देन 1 आता है तो हमें थोड़ा जितना बड़ा है तो और बड़ा दिखाई देगा, ज्यादा एंगल सबटेंड करता हुआ दिखाई देगा। इस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर है जिसको अपन बीटा बाई अल्फा बोलते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा बेटे, वो एफ ओ बाई मॉड यूई के बराबर हो जाए। मॉड यूई यहाँ पर एफ ई के बराबर है। और टू टेक इन्वर्जन इनटू अकाउंट, मैग्नीफाइंग पावर की क्या वैल्यू आ जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू आ जाएगी माइनस एफ ओ बाई
ठीक है बेटे, ये कब होगा? व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इस केस में लेंथ ऑफ ट्यूब कितना आ जाएगा? लेंथ ऑफ ट्यूब आ जाएगा एफ ओ प्लस एफ। दूसरा केस क्या हो सकता? ये नोट कर लिया सबने? अगले पेज पे मूव कर जाएं। सर एक मिनट। ओके, हाँ सर। ओके, सर रुको रुको। ओके। डन सर। सर हो गया। v को कितना लिख दें? -t। 1/ft प्लस 1 या मॉड यूवी को लिखूं तो वो हो जाएगा dfe अपॉन d प्लस, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या आ जाएगा बेटे? -fo इंटू 1/मॉड यूवी 1/ft प्लस 1। इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी आ जाएगी? एफ ओ प्लस मॉड यू की। समझ में आता है बेटे? यस सर। आगे चलें। यस सर। अगला टाइप का जो टेलीस्कोप होता है वो होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। देखो, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में क्या है, हम अर्थ पे ही किसी दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के काम में लेते हैं, जैसे बाइनोक्यूलर्स, जिसको पॉपुलर नेम इज बाइनोक्यूलर्स, राइट? इसमें क्या है, हमको इरेक्ट इमेज बनना जरूरी है, राइट? तो इरेक्ट इमेज बनाने के लिए क्या है, एक इंटरमीडिएट लेंस भी यूज किया जाता है, वो भी कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, ठीक है?
ये डिस्टेंस हम रखते हैं कि इसकी फोकल लेंथ अगर f है तो बीच वाले को लेंस को ऐसे एडजस्ट करके रखते हैं कि ये डिस्टेंस 2f आ जाए। 2f का क्या फायदा होगा कि ये बीच वाला लेंस सिर्फ सेम साइज की इमेज बना देगा, बस क्या करेगा उसको इन्वर्ट कर देगा, तो इन्वर्टेड इमेज की फिर से इन्वर्टेड इमेज, तो वो इरेक्ट इमेज बन जाएगी। और ये हमारे पास मॉड यूई है ही सही, तो इसकी अब ये फाइनल इमेज जो है वो इरेक्ट इमेज कहीं पर पीछे जा करके बना दे। ठीक है, अब देखो ये एंगल है अल्फा, तो ये एंगल भी होगा अल्फा। इसकी हाइट एच डैश है तो इसको भी एच डैश बोलते, और ये एंगल को बोलते हैं बीटा। तो फिर से मैग्नीफाइंग पावर को कैसे डिफाइन करेंगे, बीटा बाय देखो बेटे मैग्नीफाइंग पावर का फाइनली वही फॉर्मूला आ जाएगा, कितना, एफ ओ बाई मॉड यूवी। इस केस में बल्कि एक जो नेगेटिव साइन है वो भी हमारा चला जाएगा, है ना। इस केस में क्या है, एक जो नेगेटिव साइन है वो भी चला जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी एफ ओ बाई मॉड यू। बस इसमें ध्यान दो, लेंथ ऑफ ट्यूब जो है वो ज्यादा लगेगी, वो हो जाएगी एफ ओ प्लस 4f प्लस मॉड यू, ये लेंथ ऑफ ट्यूब आ जाएगी। कितने अमाउंट से लेंथ ऑफ ट्यूब बढ़ गई, 4f अमाउंट से बढ़, लेंथ ऑफ ट्यूब इंक्रीजेस बाय 4f। ये बात समझ में आई भाई सब लोगों को, कैसे इसमें यस सर। इरेक्ट इमेज हमने बनवाई। बीच में बेसिकली मैंने एक -1 का मैग्निफिकेशन करवा दिया है ना, तो -1 का मैग्निफिकेशन करवाने से क्या हो गया, इरेक्ट इमेज बन गई, और ओवरऑल मैग्नीफाइंग पावर के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो पहले भी एफ ओ बाई मॉड यू ही था, अभी भी एफ ओ बाई मॉड। दिस इज कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। फिर एक और टेलीस्कोप होता है जिसको बोलते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप में क्या होता है बेटे, हम यही इरेक्ट इमेज अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 lenses, one of the lenses converging and other lenses diverging। दो लेंस की मदद से हम इरेक्ट इमेज अचीव कर लेते हैं इसमें। देखो क्या होगा, टेलीस्कोप है तो इमेज तो इन्फिनिटी से ही आ रही है, रेस तो इन्फिनिटी से ही आ रही है, इंसिडेंट रेस। ऑप्टिकल सेंटर वाली रेस सीधी निकल गई, इस रे की से इमेज को मैं इधर बनवा, ये ऐसे एडजस्ट करके रखते हैं कि जो फोकस है ऑब्जेक्टिव लेंस का वो कन्वर्जिंग लेंस के भी बियॉन्ड लाई करे, लाइज बियॉन्ड द कन्वर्जिंग। तो उससे क्या होता है बेटे, ये यहाँ पर इमेज बना देगा। इसकी हाइट को अपन एच डैश माने, तो एच डैश एक्ट्स एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, है ना। और एक जो कॉनकेव लेंस होता है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना देता है। तो जब ये वर्चुअल की वर्चुअल इमेज बनाएगा तो वो इमेज कैसी हो जाएगी बेटे, वो इमेज इरेक्ट बन जाएगी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज विल बी इरेक्ट, वो यहाँ कहीं पर इसकी इमेज बना।
और ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी मॉड यू, राइट। और आंख तो यहीं पे है तो ये एंगल तो बीटा हो गया, ये एंगल भी बीटा हो गया, ठीक है। और नहीं नहीं, ये हो जाएगा मॉड वीई, और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी मॉड यू, है ना। आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट तो ये है ना, एच डैश ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो बीटा को फिर से क्या लिखेंगे हम, एच डैश अपॉन मॉड यू ई, और ये एंगल अल्फा है, इस अल्फा को क्या लिख देंगे, इस पूरे ट्राइंगल की मदद से देखो, ये हो जाएगा एच डैश अपॉन एफ। तो यहां से भी जब आप बीटा और अल्फा का रेशो निकालोगे तो वो क्या आएगा, एफ ओ डिवाइडेड बाई मॉड यू। लेकिन यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्यूब बहुत कम हो जाएगी, एफ ओ माइनस मॉड यू ई ऐसा। ये बात समझ में आती है। आजकल जो बाइनोक्यूलर्स आते हैं उनमें सब जगह पर ये गैलीलियन टेलीस्कोप ही यूज होता है, ठीक है। छोटे से लेंथ ऑफ ट्यूब से भी हम अच्छा खासा मैग्निफिकेशन इसमें अचीव कर सकते हैं, है ना। अच्छा, जितने भी टेलीस्कोप्स हमने पढ़े हैं देखो उसमें एफ ओ जो है वो न्यूमरेटर में आ रहा है, एफ ओ बाई मॉड यू ई, यहाँ पर भी आ रहा है एफ ओ बाई मॉड यू ई, इधर भी आया था एफ ओ बाई मॉड यू ई, राइट। तो टू अचीव गुड मैग्निफिकेशन any telescope must have a very high focal length of objective lens, ना। focal length of objective lens telescope must be high, and FE must be low, ठीक है। माइक्रोस्कोप के लिए उल्टा होता, माइक्रोस्कोप देखो, अगर माइक्रोस्कोप की अपन बात करें तो उसमें देखो अपन ऑब्जेक्टिव कम कम फोकल लेंथ के लेते थे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 8 मिलीमीटर और आईपीस का 2.5 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम लेते हैं, आईपीस का ज्यादा लेते हैं। ये फोकल लेंथ कम लेने से क्या होता है, इधर आपको लीनियर मैग्निफिकेशन अच्छा मिल जाता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में, फॉर माइक्रोस्कोप्स एफ ओ इज लेस, एफ ई मस्ट बी हाई। टेलीस्कोप्स में उल्टा होता है, एफ ओ मस्ट बी हाई एंड एफ ई मस्ट बी लो इन ऑल दैट एनी टाइप ऑफ टेलीस्कोप। ये बात समझ में आई बच्चों? हाँ सर। ओके। अच्छा, इसमें टेलीस्कोप में एक चीज और की जाती है कि ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव अपर्चर डायमीटर भी बड़ा होना चाहिए, मतलब नॉट जस्ट द फोकल लेंथ, साइज भी ज्यादा होना चाहिए। अपर्चर डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव मस्ट बी हाई। ऑब्जेक्टिव जो होता है टेलीस्कोप का, उसका लार्ज अपर्चर भी होना चाहिए। लार्ज अपर्चर क्यों बेटे? क्योंकि अपन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ना, तो वहां से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी पहले ही बहुत कम है, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाइट हम कलेक्ट करें। तो ज्यादा से ज्यादा लाइट कलेक्ट करने के लिए वो लाइट जिस एरिया पे गिर रही है, वो लाइट सबसे पहले किसके एरिया पे गिरेगी, ऑब्जेक्टिव लेंस के एरिया पे गिरेगी। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का एरिया ज्यादा रखा जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को कलेक्ट करे, ठीक है। इसका एक रीजन और होता है, टू एंश्योर गुड रिजोल्यूशन। वो रिजोल्यूशन क्या होता है और उसमें अपर्चर डायमीटर का क्या रोल होता है, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में क्लियर होगा। जो चैप्टर अपन अभी थोड़ा देर से पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स, वो बाद में क्लियर होगा। सर लेकिन
एक रीजन तो अपर्चर डायमीटर हाई होने का समझ में आता है, वो ये है कि क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वहां से लाइट आके इंटेंसिटी वैसे ही कम हो चुकी है। हम चाहते हैं कि इंटेंसिटी को ज्यादा से ज्यादा एरिया से कलेक्ट करें ताकि ज्यादा से जितनी ज्यादा हो सके लाइट हम कलेक्ट कर पाए। ये गैलीलियन टेलीस्कोप होता है। अच्छा, इसके अलावा ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है इसमें क्या है, हमको डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में भी पढ़ना है। तो ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन में क्या होता है, देखो आंख में कुछ खराबी आ जाए, है ना, आंख में कुछ खराबी आ जाना, दैट इज डिफेक्ट ऑफ विजन। तो दो डिफेक्ट्स ऑफ विजन तो आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, एक तो मायोपिया एंड अदर वन इज हाइपरमेट्रोपिया, राइट, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। और एक और हमें जो इसमें पढ़ना है उसको क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया, ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायो। सर इसके क्वेश्चन जेई मेंस में भी बहुत कम आते हैं ना सर? मेंस में भी हाँ, मतलब एक आ जाता है कभी कभी, लेकिन एक तो आ जाता है, कभी कभी बोलना गलत रहेगा, अक्सर आ जाता है मैं कहूँगा, एक क्वेश्चन तो आ जाता है बेटे। ओके सर। तो सर अब वो वेव ऑप्टिक्स का आएगा कि मतलब इसी का आएगा? हम्म। मतलब सर आप बोल रहे थे ना वो वेव ऑप्टिक्स में भी थोड़ा इसका कंसेप्ट होगा, तो वो वेव ऑप्टिक्स वाला आएगा कि डायरेक्टली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले आएंगे? नहीं नहीं, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आ सकता है, लेकिन देखो दे कैन मोस्ट many a times they club it with concept of wave optics also, है ना, ऐसा हो सकता है। या कभी कभी होता है कि स्टैंड अलोन इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर साल आता है इसकी गारंटी नहीं है। बट देन अगेन सर क्या है, हाँ बोलो। सर 7:30 का। हाँ हाँ, मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूँ, देखो मायोपिया क्या होता है, अ कंडीशन इन विच नियर ऑब्जेक्ट्स appear clearly but far objects do not appear. This happens because of loss of flexibility of the muscles. हम ज्यादा देर तक पढ़ाई करते रहते हैं, ज्यादा देर तक मोबाइल टीवी देखते रहते हैं, तो क्या है हमारा जो मसल्स हैं वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ज्यादा देर रह जाती हैं, तो फिर वो फ्लेक्सिबल नहीं रह पा करके वापस रिलैक्स स्टेट में नहीं आ जाती, है ना। तो जनरली जो अपन नेगेटिव, अब इसको करेक्ट कैसे करते हैं, करेक्ट करने के लिए क्या है, डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं, है ना। दूर का ऑब्जेक्ट ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मान लो कि कोई हमसे कहे कि यार एक आदमी ऐसा है जिसको सिर्फ 40 सेंटीमीटर, मतलब उसको क्या है, सिर्फ 100 सेंटीमीटर तक का ही दिखाई देता है ठीक से, उसके बाद का उसको ठीक से दिखाई नहीं देता। तो हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट करने के लिए हम चाहते हैं कि इन्फिनिटी तक का देख पाए जैसा कि नॉर्मल आदमी होता है। तो हम क्या करेंगे, एक डाइवर्जिंग लेंस यूज कर लेंगे। डाइवर्जिंग लेंस क्या करता है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज हम चाहते हैं कि वो कहाँ पे बना दे, इन्फिनिटी पर बना दे। यानी कि ये जो 100 सेंटीमीटर है,
ये इसकी फोकल लेंथ हो जाए तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, -100 सेंटीमीटर। डाइवर्जिंग लेंस है तो पावर कितनी हो जाएगी, -1 डायोप्टर की पावर से इसको करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेगेटिव पावर लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो है थोड़ा एक्सरसाइज कर लो आंखों की, अच्छा खाओ पियो, विटामिन ए सही मात्रा में लो, ऐसे भी सही। नेगेटिव पावर लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया। ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। है ना, हमारे लिए ये वाली कैलकुलेशन समझना जरूरी है कि ये -1 डायोप्टर कैसे आया। हमको क्या दिया जाएगा क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में कहा जाएगा भाई एक ऑब्जेक्ट, एक आदमी है वो 200 सेंटीमीटर से दूर का नहीं देख पा रहा, है ना, 200 सेंटीमीटर तक का ही देख पाता है, उससे ज्यादा दूर नहीं देख पाता। हम चाहते हैं इन्फिनिटी तक का देख पाए, तो क्या करें, उसके आगे -200 सेंटीमीटर का डाइवर्जिंग लेंस लगा दो, यानी -0.5 पावर का उसको लेंस लग जाए। ठीक है, फिर अगला जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता है वो क्या होता है, हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया में क्या होता है, उसमें नियर बाई ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी। ये कंडीशन जनरली यंग बच्चों में कम होती है, ये एज के साथ 40 साल की उम्र के बाद में ये कंडीशन जनरली डेवलप होती है, हाइपर मेट्रोपिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटे, इसमें हमें कन्वर्जिंग लेंस को यूज करना पड़ेगा। मतलब देखो जो एक हेल्दी आदमी है वो क्या कर सकता है, 25 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है ना। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया वाला क्या होगा, उसको मान लो हमसे कहा जाए कि वो 40 सेंटीमीटर तक का ही देख पाता है, उसके पास लाने पे ही उसको दिक्कत होने लग जाती। तो हम क्या करेंगे, एक कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे। ये लेंस से क्या करवाएंगे, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज ही बनवाएंगे, है ना। अरे नहीं नहीं यार, ये बल्कि उल्टा हो गया, इसमें क्या है, ऐसा इस वाले लेंस से पॉसिबल नहीं है ना, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा वाला लेंस यूज करना। ठीक है, तो इसका +100 +1 दिया है, पॉजिटिव पावर का लेंस यूज करना। यहाँ पर मेरे को नेगेटिव पावर का लेंस लगेगा, क्योंकि वो नेगेटिव पावर का लेंस क्या है बेटे, ये रेज इस पे इंसिडेंट हुई, इनको ये और ज्यादा डाइवर्ज करेगा और इधर उसकी इमेज को। ठीक है, तो ये 40 सेंटीमीटर की इमेज में कहाँ तक चाहता हूँ, कहाँ तक बन जाए, एक मिनट
लोग उल्टा इमेज और ऑब्जेक्ट को अपन ने उल्टा बना दिया है एक्चुअली, यहाँ पर ये सही हो रहा है। एक मैं आई गॉट, देखो देखो देखो, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिख रहा है मेरे को, दूर का ऑब्जेक्ट को सही देखना है ना। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर भी है ना, इवन इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, उसको भी मैं ठीक से देखना चाहता हूँ। तो मेरे को ऐसा लेंस चाहिए जो कि क्या करे, इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज आंख के सामने बना दे। तो क्या है, अब हमको पता है 100 सेंटीमीटर तक का देख सकता है, तो ये 100 सेंटीमीटर पर बना दे इसकी इमेज। ठीक है, तो क्या है, वाकई में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, लेकिन आंख को लग रहा है 100 सेंटीमीटर पर है, तो आंख बढ़िया काम कर रही है और इन्फिनिटी तक का ऑब्जेक्ट अपन देख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें आप आ गए कहाँ पर, इधर। अब आपको क्या करना है बेटे, आंख जो है वो 40 सेंटीमीटर तक का ही देख सकती है, आंख सिर्फ 40 सेंटीमीटर तक का ही देख सकती है, लेकिन आप देखना चाहते हो 25 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट को भी देखना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कन्वर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा, ताकि जो इस तरह की रेज उस पर जा रही हैं उसकी इमेज ये इधर 40 सेंटीमीटर पर बना दे। तो क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इज 1/f। तो v को कितना लिख दें, -40 है ना, u को लिख देंगे -25 इक्वल टू 1/f। तो 1/f आ जाएगा 1/25 माइनस 1/40। मान लो यहाँ से 200 एलसीएम आ जाता है, तो f की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 200/3 सेंटीमीटर या 2/3 मीटर। तो पावर कितना आ जाएगा, +1.5। जो पास का नहीं देख पाता उसको पॉजिटिव पावर का चश्मा लगेगा, और जो दूर का नहीं देख पाता उसको नेगेटिव पावर का चश्मा। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, फिर बाकी अपन अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना। अभी तुम सेक्शन आई कंप्लीट कर सकते हो इसका, है ना बच्चों, सेक्शन आई, यू कैन कंप्लीट सेक्शन आई नाउ। नोट्स ओके ओके, नोट्स में भेज रहा हूँ, एक मिनट। सेव सेव हो गए हैं।